यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, आपके घर पे, आपके सोसाइटी पे सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 4 का एमसीक्यू लेकर आए, और ये एमसीक्यूज का पहला पार्ट है। चैप्टर का नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, अर्थात चुनावी राजनीति। ठीक है, याद रखिए कि ये एमसीक्यू हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसे किसी भी कंपटीटिव एग्जाम के कैंडिडेट देख सकते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के जितने भी एमटीएस या रेलवे की ग्रुप डी के हैं, सबको इसे देख सकते हैं। स्पेशली तो स्टूडेंट लोग खास करके देखें, स्कूल वाले, क्योंकि उनके लिए लाभदायक है। अभी एमसीक्यू बेस्ड ही एग्जाम लिए जा रहे हैं, ये लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। याद रखिएगा, ये न्यू चैनल है, इसको बढ़ाने में आप लोगों के साथ का समर्थन का बहुत जरूरत है। ठीक है, यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिएगा, ये लोगो, येलो वाला लोगो देखकर ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन दबाकर उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, तो आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ चुनावी राजनीति ये चैप्टर में है क्या। देखिए, हमने पहले पढ़ लिया फेडरलिज्म पढ़ लिया, संघवाद पढ़ लिया, हमने लोकतंत्र समझ लिया, क्यों लोकतंत्र जरूरी है, क्या होता है लोकतंत्र, है ना, पब्लिक का रोल क्या है और लीडर्स का रोल क्या है, कैसे एक देश लोकतंत्र बनता है ना। अब इसमें क्या है कि जब उसके प्रतिनिधि होते हैं, जो उसके नेता होते हैं, लीडर होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किसी भी एक देश में यदि वो लोकतांत्रिक है या नहीं भी है तो चुनाव होते हैं। अब उस चुनाव की प्रक्रिया क्या है, कितने लोग खड़े होते हैं, एक देश को कितने हिस्से में बांट कर खड़े होते हैं, उनके पॉपुलेशन के आधार पर क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, या फिर कम पॉपुलेशन पर कितने सीट बांटे जाते हैं एक पूरे देश में, किसी खास समुदाय के लिए बांटे जाते हैं। जैसे कि इंडिया में के कंटेक्स्ट में आप देखिएगा तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए बांटे गए हैं, है ना, ओबीसी के लिए भी हैं। तो और प्लस इससे इसका इलेक्शन किस तरीके से होता है, कौन इलेक्शन दे सकता है, कौन इलेक्शन नहीं दे सकता, कौन इसमें खड़ा हो सकते हैं, कौन इसमें खड़ा नहीं हो सकते हैं, है ना। तो इन सब के बारे में एक पूरा डिटेल पढ़ाया गया है चैप्टर 4 में, चुनावी राजनीति के अंतर्गत। चलिए, तो आपका सेशन स्टार्ट करते हैं, नहीं तो टाइम बहुत लग जाता है ना। चलिए, फिर बाद में बोलते हैं बोर हो गया क्लास से, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, विच मोमेंट डिड चौधरी देवीलाल लीड फॉर द 1987 इलेक्शन इन हरियाणा। मतलब 1987 जो हरियाणा में इलेक्शन होने वाला था, चुनाव होना था, तो चौधरी देवीलाल ने किस आंदोलन को लेकर चल रहे थे, अगुवाई कर रहे थे, उसको लीड कर रहे थे, है ना। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लोकदल, दूसरा ऑप्शन है न्याय युद्ध, तीसरा ऑप्शन है संघर्ष युद्ध, चौथा ऑप्शन है पीपल्स पार्टी। तो किसके लिए वो मतलब ये क्रांति लेकर आए थे। याद रखिए, ये क्वेश्चन मैंने पेज नंबर 57 से लिया है। चैप्टर स्टार्ट होने का पहला या दूसरा पेज में ही यही पढ़ता है, 57, शायद 56 से चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे हर कोई देख सकता है। ठीक है, और मैं बता देता हूँ इसके, मैं जो भी क्वेश्चंस ला रहा हूँ मैं इसके, अच्छा मैंने टैग ही किया है। ठीक है, मैं पेपर कटिंग में लगाते जाता हूँ, ये मैंने ये कहाँ से लिया ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखिए, मैंने ये पेपर कटिंग में लगा दिया, बुक से लेके चौधरी देवीलाल देन ऑपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, है ना। ये पेज नंबर 57 में है, याद रखिएगा, पेज नंबर 57 एनसीईआरटी बुक क्लास 9। ठीक है, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देवीलाल वॉज द हेड ऑफ विच कमेटी। मतलब देवीलाल जो थे, वही चौधरी देवीलाल, वो किस समिति के प्रमुख थे। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या कहता है? पहला ऑप्शन है न्याय युद्ध, दूसरा ऑप्शन है संघर्ष समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक दल, चौथा है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए, इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी। आप लोग वीडियो पॉज करके टेस्ट देने का कोशिश करिएगा, चेक करिएगा हमें कितना आता है। ठीक है, खुद का मूल्यांकन करिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संघर्ष समिति। ये भी मैंने पेज नंबर 57 से लिया, पेज नंबर 57 से ही लिया है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, न्याय युद्ध क्या था? न्याय युद्ध, इसके पहले उन्होंने एक क्रांति चलाया था 82 में, कांग्रेस की पार्टी ने जीता था पंजाब में। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट से ये लिया गया है, अब उसमें बताया गया शुरुआत में ही। ठीक है, तो सॉरी, पंजाब ने, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में इलेक्शन होता है, तो 1982 में कांग्रेस पार्टी जीतती है। अब उसको हराने के लिए चौधरी देवीलाल संघर्ष करना शुरू करते हैं। लगभग 23 महीने से वो मीटिंग्स करते रहते हैं, पब्लिक रोड पर गैदर हो जाती है, क्राउडेड हो जाते हैं, है ना, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, लोक दल क्या है? लोक दल ये पार्टी बनाते हैं, इसी पार्टी के अंतर्गत ये चुनाव जीतकर आगे आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे होगा, कमेटी कौन होगा?
मतलब समिति कौन होगा, तो संघर्ष समिति, ठीक है। लोक दल वो पार्टी बनाए थे और न्याय युद्ध के लिए वो संघर्ष किए थे, ठीक है, आंदोलन चलाए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ भी मैंने लगा दिया है, द लीडर इज द मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, गलती मत करिएगा, मैंने सब कुछ लगा दिया हूं आप लोगों के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, आर दे ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, कह रहा है क्या वे सभी लोकतांत्रिक देश है जहां चुनाव होते हैं। ये मैंने कहाँ लिया, ये मैंने पेज नंबर 58 से लिया है, एक जगह नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कंटेक्ट में है, ध्यान से पढ़ने पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको देता है यस, दूसरा ऑप्शन कहता है वी कांट से, तीसरा ऑप्शन कहता है नो, तीसरा ऑप्शन कहता है नो, चौथा ऑप्शन कहता है इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन अ डेमोक्रेसी। एलिमिनेट करते चलिए, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होगा ही नहीं तो डेमोक्रेसी कहलाया कहां से, है ना। तो ये होगा ही नहीं, इसको कर दे यस, वी कांट से ये भी हटाते हैं, एलिमिनेट कर, दो ऑप्शन बचता है यस नो, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइएगा 3 का। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नो, जहां पर चुनाव होते हैं वो हर देश लोकतांत्रिक देश नहीं कहलाते हैं। जैसे चाइना के संदर्भ में यदि हम देखें, एक साम्यवादी पार्टी है, वो लोकतंत्र सिर्फ कहता है बट वो लोकतांत्रिक है नहीं, क्योंकि वहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम चलती है, 3,000 मेंबर जाते हैं वहाँ के, है ना, और सबको फोर्स किया था। ये आपने चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा होगा चाइना के बारे में, ठीक है, बेल्जियम श्रीलंका चाइना सब नहीं, बेल्जियम श्रीलंका क्लास 10 में है, ठीक है। तो चाइना के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, चैप्टर 1 या 2 में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ भी मैंने लगा दिया है पेपर कटिंग, ठीक है। देखिए विच इलेक्शन टेक प्लेस टू चूज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शन आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक, जहां जहां इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ऑटोक्रेसी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पब्लिक डायरेक्ट नहीं शासन करते हैं, वो अपने एक नेता भेजते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि भेजते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, उसका कारण क्यों, खुद क्यों नहीं पब्लिक आगे आती है कि डिसीजन लेने के लिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों भेजती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है इन एनी लार्ज कम्युनिटी इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल डिसीजन बाय द पीपल, दूसरा ऑप्शन कहता है it is not possible for everyone to have time and knowledge to take decision on all matters, तीसरा ऑप्शन कहता है बोथ आर करेक्टेड, और अंतिम ऑप्शन कहता है बोथ आर नॉट करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा, देखिए सीधा सीधा आंसर है इसका ऑप्शन सी। सबसे पहली बात है, मान लीजिए जहां पर 100 आदमी वहां इकट्ठा एक ग्राउंड में बैठ करके, यहाँ पे किसी के आंगन में बैठ करके चर्चा किया जा सकता है, लेकिन जहां लाखों लोग हैं वहां कहां बैठकर चर्चा किया जा सकता है, इज इट पॉसिबल, नहीं। इसलिए लोग क्या करते हैं, एक क्षेत्र से बांट करके अपने एक नेता को, अपने एक मॉनिटर को, एक लीडर को भेजते हैं जो उनका पूरे जनसंख्या का प्रतिनिधि करता है। इसलिए ऑप्शन एक सही है। दूसरा कहता है कि हर कोई हर चीज का डिसीजन नहीं ले सकता, हर मैटर पर हो सके तो किसी का मैथ्स स्ट्रांग है, किसी का साइंस स्ट्रांग है, किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैथ्स वाले हिस्ट्री के बेसिस पर ज्यादा थिंक नहीं कर सकते हैं, कर भी लेंगे तो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे जिस तरह वो अपने सब्जेक्ट में ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए एक ओवरऑल ऑलराउंडर टाइप के एक मंत्री को भेजा जाता है जो हर टॉपिक पर डील कर सके। ऐसे भारत में होता नहीं है, 3 भी पास है, बस आपके पास बल होना चाहिए, आप पहुंच सकते हैं। अब क्या बल होना चाहिए सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। यहाँ भी मैंने लगा दिया है, देखिए लिखा हुआ है पॉसिबल इन लार्ज कम्युनिटी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने लगा दिया, ये पेज नंबर कहाँ से लिया था, ये पेज नंबर 58 से लिया था क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, लोकसभा एवं विधानसभा असेंबली इलेक्शन हेल्ड रेगुलरली आफ्टर डैश ईयर, मतलब लोकसभा विधानसभा भारत में कितने कितने सालों पर होते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला है 3 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है 10 ईयर्स, तीसरा ऑप्शन है 6 ईयर्स, चौथा ऑप्शन है 5 ईयर्स। हाँ, एक बात बीच में मुझे याद है, ये किसी ने कहा आप हिंदी में क्वेश्चन डील करिए, एक बात मैं बता देता हूँ, हिंदी हर कोई पढ़ सकता है, समझ सकता है, जिनको इंग्लिश आता है वो भी हिंदी देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसलिए पढ़ देता हूँ कि बहुत लोगों को इंग्लिश में दिक्कत होती है, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ ताकि उनको दिक्कत ना हो। मैं हिंदी पढ़ दूंगा इंग्लिश तो इंग्लिश फंसा रह जाएगा ना, इसलिए मैं इंग्लिश पढ़ देता हूँ, ठीक है। हिंदी हर कोई डील कर ही सकता है, ठीक है। चलिए इंग्लिश पढ़ देता हूँ, मान लीजिए साउथ इंडियन वाले कोई भी देखेंगे उनको भी मदद मिल जाएगी, है ना, वो भी थोड़ा बहुत समझ लेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लोकसभा एवं विधानसभा असेंबली इलेक्शन हेल्ड रेगुलर आफ्टर
डैश ईयर्स, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5 होगा। ठीक है, आगे चलते इस हम लड्डू सा क्वेश्चन है, पेज नंबर 60 से मैंने लिया था। ठीक है, गड़बड़ मत करिए, यहाँ भी मैंने लगा दिया, हर चीज का मैं लगा ही दे रहा हूँ कुछ कुछ का। लोकसभा विधानसभा असेंबली आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी का अर्थ क्या है, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है पोस्ट ऑफ द लीडर, दूसरा ऑप्शन वैल्यू ऑफ द वोट, तीसरा ऑप्शन अ पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर वोटर्स इलेक्टेड आर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द लोकसभा विधानसभा। सीधा सीधा आंसर पता चल रहा, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। ठीक है, एक नहीं होगा, ये सब कभी पढ़ा ही नहीं होगा, पोस्ट ऑफ द लीडर ऐसा वैसा। ठीक है, एक कंडीशन में सेंटेंस में यूज करते हैं लेकिन कुछ वैल्यूएबल नहीं है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, अ पार्टिकुलर एरिया वेयर वोटर्स इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, उसी को बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं ना, जहाँ से एक पार्टी को इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया फॉर लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के लिए भारत में कितने निर्वाचन क्षेत्र। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है 500, दूसरा 550, तीसरा है 545, चौथा 543। ये क्वेश्चन फंसने वाला क्वेश्चन है, फंसा देने वाला है, और मैंने ऑप्शन इसलिए ऐसा डाला है। चलिए एलिमिनेट करते हैं, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, दो ऑप्शन बचता है। चलिए मैं क्लियर करता हूँ, एक्चुअली में इसका आंसर मैं डी लगाऊंगा। ठीक है, 543, 545 क्यों नहीं, ध्यान से सुनिएगा। टोटल सीट तो है, यदि क्वेश्चन में टोटल पूछता, यदि हाउ मेनी टोटल यहां पर लगा देता हाउ मेनी के बगल में, तब यहां पर मैं ऑप्शन सी के साथ जाता। लेकिन सिर्फ पूछा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा में, मतलब कहां से, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करा जाता है, तो 43 ही होगा। दो क्यों नहीं होगा, दो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को वो के इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी मैंने लगा दिया है फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में 8 क्या कहता है, क्वेश्चन में 8 में मैंने छोटा छोटा डेफिनेशन मैंने लगा दिया है यहाँ पर फुल फॉर्म। एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब होता है, जिसको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट है, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं। तीसरा कहता है एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको संसद सदस्य कहते हैं। और चौथा है एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा का सदस्य कहते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा, गड़बड़ वड़बड़ मत करिएगा, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, और एमसीक्यू में ये सब पूछ सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द मोस्ट सीट इन द लोकसभा इलेक्शन। मतलब लोकसभा इलेक्शन होता है भारत में, तो कौन से क्षेत्र में, कौन से प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका आंसर क्या होगा, देखिए आपको पता होगा सबसे ज्यादा कहाँ है, हर कोई बता सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत, आंध्र प्रदेश सारों ऐसे कि लोग गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पर, चार ऑप्शन ऐसा है। ठीक है, बहुत को बिहार मार देते हैं, लेकिन बच्चे दोस्त भाई मेरे, ऑप्शन ए होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितना है, तो 80 सीट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, याद रखिएगा। क्लास 9 का टेक्स्ट बुक सिविक्स से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, और ये मैंने पेज नंबर कहाँ से उठाया, तो पेज नंबर मैंने 63 से उठाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने पेज नंबर 61 से उठाया था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 है तो इसको पेज नंबर 63 से उठाया है। तो उत्तर प्रदेश में कितने सीट है, तो 80 है, 80 है। महाराष्ट्र में कितने, तो 48 है। आंध्र प्रदेश में कितने, तो 42 हैं। और बिहार में कितने, तो 40 हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अभी प्रेजेंट के हिसाब से मत देखिएगा। ठीक है, हो सके एक दो आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी बेसिस से मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो एनसीईआरटी बेस ही मैं देखूंगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है इलेक्ट्रोल वोट मशीन्स, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक वोट मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है इलेक्शन वैल्यू मेथड्स, और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका आंसर क्या होगा, लड्डू सा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत कोई फंसने वाले हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये सब कुछ नहीं होता, एलिमेंट सीधा करेंगे। मैकेनिज्म नाम का कोई चीज है, मेथड कोई होता है, मेथड है बट नाम नहीं दिया गया। हम एक अलग एक मेथड से इलेक्शन देते हैं, एक मेथड होता है जिससे लोग इलेक्ट होते हैं, मेजोरिटी देखी जाती है, टू थर्ड देखा जाता है, वहां जाते हैं, वहां जाके पार्लियामेंट में या विधानसभा में, है ना, लोकसभा में उनका मेजोरिटी जिनका होता है, उनका एक लीडर बनता है। वही अपना आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री बनता है, हर स्टेट में मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, बनता है या बनते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये मैंने कहाँ से लिया, पेज नंबर 68 से लिया, याद रखिएगा। देखिए यहाँ भी मैंने लगा दिया है, सिंबल आर लिस्टेड नाउ अडेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम, यहाँ पर लिखा हुआ है ईवीएम। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा।
देखिएगा यहाँ पर पेज नंबर 68 में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी क्लास 9 टेक्स्ट बुक का सिविक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। ओह चलिए, आज इतना ही क्वेश्चन मैंने टाइप किया था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आपके भविष्य के लिए मेहनत करता हूँ। पढ़ते रहिए, लगे रहिए। मेरे खुद के भाई हैं, एक कज़न भैया भी हैं, उन लोग के भी टाइम में ऐसे ही वैकेंसीज नहीं आ रहे थे तो क्या वो लोग छोड़ देते तो आज दोनों गवर्नमेंट जॉब में रहते? नहीं, मेरे दोनों भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में अच्छे पोस्ट पर हैं। ठीक है, तो इसलिए लगे रहिए, मेहनत करिए। ठीक है, बच्चे लोग से मैं कहता हूँ फकीती मत मारिएगा। ठीक है, घर पर रह के पढ़िएगा बेटे, बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी लोग ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बताता हूँ, और ये सभी कम्पिटिटिव के लिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ मैं कल, फिर मैं लेकर आता हूँ अगले पार्ट को। क्लास 10 का कल मैं बनाऊंगा। ठीक है, देखता हूँ या सामने रिकॉर्ड कर पाऊँ तो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिएगा, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए। थैंक यू।